आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के स्वरूप। अर्थव्यवस्था के स्वरूप को हम देखते हैं, इसकी प्रकृति हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था के स्वरूप दो प्रकार के, एक एरिया वाइज क्षेत्र और एक प्रकार। ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, पूरे विश्व के लिए अर्थव्यवस्था के स्वरूप दो प्रकार के होते हैं, पहला क्षेत्र और दूसरा प्रकार। पहले हम क्षेत्र को देखते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में पूरे विश्व की इकोनॉमी बटी हुई है। पूरे विश्व की इकोनॉमी 3 क्षेत्रों में बटी हुई है। कौन कौन सी है? पहला है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। अब हम इसके डिटेल से ज़रा देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर हम किसे कहते हैं, कौन से रिसोर्सेज को, कौन से संसाधन को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर हम उसे कहते हैं जो हमें प्रकृति से मिली हुई है। प्रकृति से जो भी हमें मिली हुई है वो सब प्राइमरी सेक्टर है, जैसे फसल, जंगल, ज़मीन, पशु, मत्स्य, मछली, ये जितने भी रिसोर्सेज मिली हुई है, प्रकृति ने जो दिया है, भगवान ने जो हमें दे दिया है, वो सब प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर कौन से कहलाता है? जब हम प्राइमरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे चीज़ों में बदल देते हैं तो हम उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर से गेहूं उपजाया, गेहूं को हमने मैन्युफैक्चरिंग करके ब्रेड बना दिया, तो ब्रेड हमारा सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी मार्केटिंग में आता है। तो हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि अगर प्राइमरी सेक्टर जिस देश में ज़्यादा रहेगा और फिर मैन्युफैक्चरिंग का साधन जिस देश में ज़्यादा रहेगा वो देश विकसित कहलाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर समझ में आया। प्राइमरी सेक्टर है क्या? जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ें को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर प्रकृति से मैन्युफैक्चरिंग करके, यानी कि उसको हम तोड़ मरोड़ के कंपनी में या कुछ दूसरे प्रकार में हम बदल देते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे आम हमारा प्रकृति में मिला है तो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन जब हम आम से जूस बना देते हैं तो वो जूस हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। पूरे विश्व में यही दो चीज़। तीसरा, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की जो सेवा करता हो उसे टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये टर्शियरी सेक्टर है क्या चीज़? इसका एग्जाम्पल क्या है? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की जो मध्यस्थता करे, इन दोनों की जो सेवा करे। जैसे अगर किसी किसान ने आम अगर बेचा किसी व्यापारी को, उस व्यापारी ने आम खरीदकर सेकेंडरी मार्केट से अपना जूस बनाया, तो जब ये जो व्यापारी उस किसान को पैसा देगा, हो सकता है वो चेक में दे, बैंक से ट्रांसफ़र करे, तो वो जो बैंक माध्यम जो बन रहा है वो सर्विस सेक्टर कहलाएगा, सेवा क्षेत्र कहलाएगा। जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, जो प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाए, कंपनी तक पहुंचाए, वो परिवहन, ट्रांसपोर्ट, वो सेवा दे रहा है, तो वो सर्विस सेक्टर कहलाएगा। तो जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सहायता करे वही टर्शियरी सेक्टर कहलाता है। तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को क्षेत्र, एरिया वाइज में 3 प्रकार से हमने बांटा है और पूरे दुनिया में यही 3 प्रकार से बांटा जाता है। अब थोड़ा सा ये देखा जाता है कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में इन तीनों का कंट्रीब्यूट कितना रहता है, कितना इन तीनों का योगदान होता है, कितना योगदान ये देते हैं। अगर हम देखें कि 1950 में हमारा प्राइमरी सेक्टर जहाँ 50% योगदान करता था, आज 2020 में मात्र ये 17.5% योगदान कर रहा है प्राइमरी सेक्टर। यानी कि धीरे धीरे खेती से रुचि कम होने लगी है, खेती से इतना उत्पादन नहीं हो रहा है, इतना नहीं इससे कि वो देश में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाए। लेकिन एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि जिस देश का प्राइमरी सेक्टर अगर कम हो और सेकेंडरी सेक्टर अगर बढ़े तो ऐसा माना जाता है कि वो देश विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में ट्रांसफ़र होता है, बदलता है ये। उसी प्रकार से हम सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे। सेकेंडरी सेक्टर में जब 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 50 से जब हमारे अर्थव्यवस्था को संभालना शुरू किया, उस समय ये 25 से 30% में बना हुआ था।
25-30% आज भी इसका ग्रोथ रेट वही है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ है वो टर्शियरी सेक्टर का हुआ है, सेवा क्षेत्र का हुआ है। 1950 ईस्वी में सेवा क्षेत्र में लगभग योगदान 10 से 15% था। आज सर्विस सेक्टर में आज योगदान लगभग में 58-59% का योगदान है। तो यहाँ से एक सवाल आता है कि अर्थव्यवस्था में तीनों में से किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है, तो वो है टर्शियरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान है, दूसरे स्थान पे सेकेंडरी और तीसरे स्थान पे प्राइमरी सेक्टर है। तो हमें इसको ये देखना है। अब हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के स्वरूप में हमने एरिया वाइज देखा, अब हम देखते हैं टाइप्स। पूरे विश्व में कितने प्रकार के अर्थव्यवस्थाएं फैली हुई है। तो दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को मूल्यांकन किया जाता है। एक देखा जाता है प्रोडक्शन के आधार पर कि उस देश में उत्पादन कितना हो रहा है। दूसरा देखा जाता है रिसोर्सेज के आधार पर कि उस देश में प्रकृति ने उस देश को कितना रिसोर्सेज संसाधन दिया है। तो देखते हैं प्रोडक्शन के आधार पर तीन प्रकार के पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था बनी है। मुख्यतः दो ही प्रकार की है, पहला है कैपिटलिस्ट और दूसरा है सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जिस देश ने इन दोनों को मिला करके अपनी अर्थव्यवस्था बनाया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। तो इन दोनों का मिक्सचर मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। अब थोड़ा सा इन लोगों के बारे में हम जानें। सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सिंपल शब्दों में हम ये समझेंगे कि जिस देश के प्रोडक्शन पे, जिस देश के उत्पादन पे अगर गवर्नमेंट का नियंत्रण हो उत्पादन पर और प्लस में प्राइस पर मूल्य नियंत्रण अगर सरकार का हो तो उस देश की अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट कहलाती है। चाहे कोई चीज़ का भी प्रोडक्शन कोई करे, अगर मूल्य का नियंत्रण अगर सरकार कर रही है, सरकार के कहने पर उस वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है, तो वो देश की अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट कहलाती है। जैसे हम सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर हम यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर हम यूज करते हैं। एक सिलेंडर की कीमत लगभग में 1200 से लेकर 1500 की कीमत आती है, लेकिन हमें वो 450 या 500 के लगभग मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सरकार ने कहा है, सरकार ने कहा है कि नहीं, आपको ये हर घर की ज़रूरत है। हर घर की ज़रूरत यानी कि आर्थिक विकास करने के लिए हर घर की ज़रूरत है एलपीजी, इसलिए इसका मूल्य हमारे अनुसार होगा। तो जिस देश में प्रोडक्शन कोई भी करे, प्राइवेट करे या सरकार करे, कोई भी प्रोडक्शन करे, लेकिन अगर उसका मूल्य का निर्धारण सरकार करती है कि इतना ही में आपको बेचना है, अगर आपको घाटा लगता है तो हम सब्सिडी देंगे, लेकिन आपको जनता तक उतना ही में पहुंचाना है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट कहलाती है। शुरू में भारत देश भी सोशलिस्ट ही देश था, आगे चल करके फिर वो थोड़ा सा कैपिटलिस्ट का मिश्रण किया तो मिक्स्ड बना। कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिस देश में प्रोडक्शन कोई भी करे, लेकिन उसके इसका प्राइस का निर्धारण अगर इंडस्ट्री यानी कि पूंजीपति लोग करे, व्यक्तिगत रूप से कोई करे, उद्योगपति करे, उस देश की अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट कहलाती है। जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूरोपियन देश अधिकतर यही हैं, कैपिटलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो भी प्रोडक्शन होती है, जो भी उत्पादन होती है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो उद्योगपति ही अपना नियंत्रण करते हैं, वही मूल्य तय करते हैं। तो कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिस देश के उत्पादन पर सरकार का अधिकार न होकर के वहाँ उद्योगपतियों का अधिकार हो, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था कहेंगे। और जिस देश के उत्पादन पर, उसके प्राइस पर अगर सरकार का नियंत्रण हो, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस देश में इन दोनों का मिश्रण हो उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो भारत के अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमारे यहाँ प्राइवेट का भी अस्तित्व है और सरकारी का भी अस्तित्व है। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं फैली हुई है। दूसरा हम देखते हैं रिसोर्सेज के आधार पे, संसाधन के आधार पे। प्रकृति ने उस देश को कितना दिया है, उसके अनुसार 3 प्रकार से पूरे विश्व को कैटेगराइज किया गया है। अगर किसी देश के पास कोई संसाधन नहीं है, प्रकृति ने उसे कुछ नहीं दिया है,
तो उसे हम कहते हैं अंडर डेवलपिंग कंट्री, अल्प विकसित देश कहते हैं, अल्प विकसित देश कहते हैं। जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब के पास कुछ है ही नहीं, प्रकृति ने कुछ दिया ही नहीं है इन लोगों के पास, तो ये अंडर डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं, गरीब देश ही कहलाते हैं। इसके बाद जिस देश के पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उसके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर नहीं है उसके पास, प्राइमरी सेक्टर तो भगवान ने खूब दिया है लेकिन उसके पास कंपनी नहीं है, कल कारखाने नहीं है ताकि उसको मॉडिफाई करके दूसरी चीज़ों में बदल सके, तो उस देश को हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। जैसे भारत के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ नदियाँ बहुत सारी हैं, नदियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन उन नदियों से हम कितना बिजली पैदा कर पा रहे हैं, बहुत कम बिजली, 2% हम बिजली पैदा कर पाते हैं, इसलिए तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं। तो जिस देश में अगर संसाधन हो लेकिन अगर उस देश में सेकेंडरी सेक्टर ना हो तो वो देश डेवलपिंग कंट्री कहलाती है, विकासशील देश कहलाती है। भारत है, चाइना है, इन्हीं सब कंट्री में ये आती है, पाकिस्तान इसी कंट्री में सब आती है। इसके बाद संसाधन तो थोड़ा बहुत है लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग का साधन नहीं है कि वो अपने देश में उत्पादन प्रोडक्शन कर सके। तीसरा है डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड विकसित देश किसे कहेंगे? विकसित देश हम उसे कहेंगे जिसके यहाँ रिसोर्सेज का भंडार हो, यानी कि प्राइमरी सेक्टर उसके यहाँ भरा हो, प्रकृति ने, भगवान ने उसके यहाँ खूब जी भर के दिया हो, और दूसरा उसके यहाँ सेकेंडरी सेक्टर भी हो, यानी कि उस प्राइमरी सेक्टर से उसका दोहन करके वो नई नई चीज़ें बना सकता हो, कंपनी उसके यहाँ हो, तो उसे हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं अमेरिका, इसके यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ इसके यहाँ है, खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में है, लोहा, सोना, कोयला, हर साधन इसके यहाँ है, हर संसाधन है, और इसका ये मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और पूरे देश को, पूरे विश्व को ये एक्सपोर्ट भी करता है, इसलिए ये डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। तो किसी भी देश को, कौन सा देश गरीब है, कौन विकासशील है, कौन विकसित अर्थव्यवस्था है, हम उसके संसाधन और सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग को देख करके हम बताते हैं। तो इस तरह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का ये 2 स्वरूप है। पहला स्वरूप है क्षेत्र, एरिया वाइज, दूसरा हम टाइप्स, प्रकार वाइज देखते हैं। इसमें प्रोडक्शन के आधार पर और रिसोर्सेज के आधार पर पूरे विश्व को बांटा गया है। अब हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के स्वरूप को देखने के बाद अब हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कैसा है, तो हम अन्य देशों के साथ इसकी तुलना करेंगे कि अन्य देशों की अर्थव्यवस्था 2 रूपों में मापी जाती है, एक जीडीपी में और एक पीपीपी के रूप में मापी जाती है। जीडीपी होती है उस देश के कुल उत्पादन, एक साल में कितना प्रोडक्शन वो देश करता है, उसके हिसाब से उसकी अर्थव्यवस्था होती है, तो वो जीडीपी कहलाती है। और पीपीपी जो अर्थव्यवस्था होती है, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी होती है। इसका मतलब ये होता है, जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अगर इंडिया में 1 केजी हम चीनी खरीदते हैं, 1 केजी चीनी हम खरीदते हैं तो हमें मिलता है 50 रुपये में। अब यही 1 किलो चीनी अगर हम अमेरिका में जा कर के ख़रीदेंगे तो हमें कितना भुगतान करना होगा, हमें यही तुलना किया जाता है। इसी को हम पीपीपी कहते हैं, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी कहते हैं, कि ये इतना ही सामान उस देश में जितना में मिल रहा है उतना ही मात्रा में सामान किसी दूसरे देश में कितना उसके लिए पेमेंट करना होगा, उसके आधार पर ये पीपीपी, तो 2 प्रकार के ये अर्थव्यवस्था की गणना की जाती है। तो हम यही देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार पूरे विश्व में कितने स्थान पर है। पहले स्थान पे अमेरिका की अर्थव्यवस्था आती है जो 21.44 ट्रिलियन डॉलर उसकी अर्थव्यवस्था है, जो विश्व में पहले नंबर पे, वो पहले नंबर की अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर, और पीपीपी के आधार पर तो दूसरे स्थान पर आती है। वो पहले हम जीडीपी के देखते हैं, तो अमेरिका पहले स्थान पे, चाइना दूसरे स्थान पे, 14 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था चाइना की है। जापान की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। जर्मनी की
86 ट्रिलियन डॉलर की है। उसी तरह से इंडिया, तो हमें सिर्फ अपने भारत को याद रखना है कि हमारे भारत की अभी वर्तमान में कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, 2.94 ट्रिलियन डॉलर। और अभी अगर आप लोगों को कुछ याद होगा, पिछले साल भारत सरकार ने यानी कि हमारे वर्तमान गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि हम अगले 2024-25 में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मतलब है कि हम जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएंगे और हम जापान के समकक्ष पहुंच जाएंगे। ये हमारा 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना है और इसको पूरा करने में वर्तमान गवर्नमेंट जी जान से लगी हुई है। इसके बाद देखेंगे, इसके पहले यूके, यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था, फिर फ्रांस है, फिर इटली है और रसिया 11वें नंबर पर है, तो ये बहुत नीचे है। तो ये जीडीपी के आधार पर भारत 5वें स्थान पर है। पीपीपी के आधार पर पहले स्थान पे चाइना का है, ये पहला स्थान है चाइना का। पीपीपी के आधार पर दूसरे स्थान पर अमेरिका है और भारत तीसरे स्थान पर है। ये पिछले साल यूपीएससी की क्वेश्चन में आया था, यूपीएससी 2019 पेपर में आया था कि पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितना है, कितने स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पे है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, जीडीपी के आधार पे भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे और पीपीपी के आधार पे भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। ये दो चीज़ें हमें याद करनी है। तो ये हमें भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार, इसका साइज पता चल रहा है कि कितना बड़ा साइज है और हम कहाँ हैं, विश्व के अन्य देशों की तुलना में हम कहाँ पर हैं। इसके बाद अंतिम पॉइंट हम देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण, कौन कौन से इसके लक्षण हैं, हमारे अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें हैं, जिसको हमें अगले जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे इन्हीं सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला क्या है भाई, प्रति व्यक्ति आय का कम होना। भारत मीडियम कैटेगरी के देश में आता है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की अपेक्षा बहुत कम होती है। अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय जहाँ 62,000 डॉलर है सालाना, वहीं भारत की अगर इसके सामने तुलना किया जाए तो 2,000 डॉलर है। अगर वहाँ के लोग, अमेरिका को एक साल में अगर एक व्यक्ति 62,000 डॉलर कमाते हैं एक साल में, तो भारत के वही व्यक्ति लोग 2,000 रुपये एक साल में कमाते हैं। ये इतना का फ़र्क है हमारे यहाँ। तो हमारे अर्थव्यवस्था का अब आपको इस पर विचार करना है कि आखिर ऐसे दुर्गति, दुर्दशा क्यों हुई भारत की। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से उपाय सुझाएंगे सरकार के, ये सब मेंस की क्वेश्चन है। दूसरा है, अधिकांश जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होना। जैसा कि अभी हमने अर्थव्यवस्था के स्वरूप में अभी हमने देखा था कि प्राथमिक स्तर जो प्रकृति से मिला है, यानी कि कृषि, हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र पर 50% जनसंख्या अभी भी निर्भर है। तो वहाँ सिर्फ जीने खाने के लिए ही उपज होती है। तो जब तक हम प्राथमिक क्षेत्र से सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आएंगे तब तक हमारी अर्थव्यवस्था ऐसे ही पिछड़ी हुई रहेगी। अगला हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। हम लोग दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। अब तो लॉकडाउन में शायद जनसंख्या और बढ़ जाए, शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें इस पर कंट्रोल करना है। तो अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का दबाव को रोकना है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024-25 तक आते आते हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे जनसंख्या में। तो हमें इस पर कंट्रोल करना होगा, जनसंख्या को बढ़ने से रोकना होगा। अगला है बेरोजगारी की समस्या। भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सबको रोज़गार दे पाना संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़गार में तो लगाया जा सकता है। तो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत कॉमन हो गई है। और एक सर्वे, पिछले साल की एक सर्वे आई है, उसमें ये कहा गया है कि भारत की वर्तमान बेरोजगारी पिछले 45 साल से सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ देखना है कि बेरोजगारी की समस्या कैसे, सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, ये आपको ढूंढना है। पर्याप्त पूंजी का अभाव। भारत में पूंजी निर्माण की क्षमता दर बहुत ही कम होती है। लोग बचत तो करते हैं लेकिन वो सेविंग्स पैसे बैंक में लगाते हैं, वो पूंजी में लगा करके उससे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारे देश में पर्याप्त पूंजी का अभाव है। दोषपूर्ण संपत्ति का वितरण। हमारे यहाँ
किसी के पास हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन है, किसी के पास 1 हेक्टेयर भी ज़मीन नहीं है। तो ये पहले से ही ऐसा वितरण हो चुका है संपत्ति को, अब उसको फिर मेंटेन नहीं किया जा रहा है। गरीब गरीब ही होते जा रहा है और अमीर दिन प्रतिदिन और अमीर होते जा रहा है। इसका खाई को पाटना आवश्यक है। फिर इसके बाद तकनीकी पिछड़ापन। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। हम दूसरों के उधार लिए हुए टेक्नोलॉजी पर ही इतराते रहते हैं, अपना टेक्नोलॉजी हम विकसित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आज हम आपसे पूछें कि भारत में कितने ऐसे कंपनी हैं जो मोबाइल का प्रोडक्शन करती है, कितनी भारतीय मोबाइल की कंपनियां हैं, एक भी नहीं है। शायद 1-2 गिने चुने होंगे, लेकिन अच्छे क्वालिटी में एक भी मोबाइल की कंपनी हमारे देश में नहीं है। तो इस तरह से हमारे यहाँ इतना टेक्नोलॉजी पिछड़ापन है कि हम चाह करके भी अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं बना पा रहे हैं। कुपोषण है, निम्न जीवन स्तर है, साक्षरता दर में कमी है। इन सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे हमें आने वाले समय में सोल्व करना है। तो दोस्तों, ये हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर रहा और इस चैप्टर में पहला चैप्टर हमने अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम आज हमने पढ़ा। इन सारे चीज़ों को हमने एक एक करके व्याख्या किया है। अब आपका काम है, इस पर आधारित हम 10 सवाल आपको देंगे और आपको इसका सॉल्यूशन करना है और अपने आप को मूल्यांकन करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसके बाद हम अगला वीडियो इसी के दूसरे चैप्टर को हम फिर कल लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।